बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं शाज़ी यास्मीन ब्रिटेन इंटरनेशनल कॉलेज से आपको उर्दू के लेक्चर में खुश आमदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तलबा, लेक्चर नंबर 19 में हमने ये पढ़ा था कि नज़्म का खुलासा कैसे लिखा जाता है और उसका तरीक़ाकार क्या है। आज हम देखेंगे कि नज़्म के अशार की तशरीह कैसे की जाती है और उसका तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहली जो बुनियादी बात है वो ये समझ लें कि नज़्म के अशार की तशरीह हमारे बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक सवाल नंबर 2 है, हिस्सा इंशाई का सवाल नंबर 2, जिसमें एक ही सवाल के 2 जुज़ हैं, जिसमें नज़्म के अशार की तशरीह 10 नंबर की है और दूसरा जुज़ है हमारा गज़ल के अशार की तशरीह 10 नंबर पर मुश्तमिल है। नज़्म के अशार की तशरीह जो कि 10 नंबर पर मुश्तमिल है, उसमें देखें हमारा सवाल ये है कि अशार की तशरीह करें, नज़्म का उन्वान और शायर का नाम भी लिखें। 2 नंबर हमारे नज़्म का उन्वान और शायर का नाम के हैं और 8 नंबर हमारे 2 अशार की तशरीह के हैं। आप इस बात को यहीं से समझ जाएं कि यहाँ पे ख़त कशीदा अल्फाज का जिक्र नहीं है, हमने कोई अल्फाज मानी इसमें नहीं लिखने। अब क्या होगा कि हमने अब तरीक़ाकार देखना है। इससे पहले तरीक़ाकार देखने से पहले कि हम नज़्म के अशार की तशरीह कैसे करें, चंद अहम निकात हैं जिनको आप देख लें कि कौन कौन से अहम निकात हैं। सबसे पहला नुक्ता देखिएगा कि नज़्म के अशार की इकट्ठी तशरीह करें। ठीक है, ये सबसे अहम सवाल है कि मेरे पास असाइनमेंट्स कुछ ऐसी भी आई हैं कि जिनमें स्टूडेंट्स ने नज़्म के अशार की तशरीह अलग अलग की हुई थी। मैं नंबर तो नहीं काट सकती उसमें, लेकिन अलबत्ता आपको मैं ये ज़रूर बता दूं कि मजमूई तौर पर नज़्म के अशार की तशरीह करना ज़्यादा बेहतर है। अगर हम अलग अलग करते हैं, हमारे नंबर नहीं करते, लेकिन हमारा एक तो वक्त का ज़िया होता है और बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक हमारे पास ये एक पॉइंट आता है कि जो स्टूडेंट्स हैं नज़्म के अशार की तशरीह इकट्ठी करें तो उनको अच्छे नंबर दें और जो अलग अलग कर रहे हैं आप उनकी हौसला अफजाई करें। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरा नुक्ता देखिएगा कि हर सफ़ा पर हवाला का मियारी शेर ज़रूर तहरीर करें। अब इसमें भी एक अहम बात ये सुन लें कि आपने हर सफ़े पर, जैसे आप अक्सर ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि हमने कितने कितने सफ़ात, एक एक सफ़े पर हमने कितने कितने अशार शामिल करने हैं। वैसे तो आप 2 भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपका एक शेर हो और बजाय इसके कि आप 3, 4, 5 या 2 शेर या अकवाल भी साथ शामिल करें तो आपके वो गैर मियारी हों। यहाँ पे मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मियारी, इसका मतलब ये है कि आप पैराग्राफ से मुतअल्लिक, आप उस पैराग्राफ से मुतअल्लिक क्या करें कि शेर शामिल करें और वो आपका मियार के मुताबिक होना चाहिए, अच्छा शेर होना चाहिए जो पढ़ के ये महसूस हो कि वाकई इस पैराग्राफ से मुतअल्लिक ये शेर लिखा गया है। इसी तरह से फिर तीसरा नुक्ता जो सबसे अहम है वो देखिएगा कि मफ़हूम लिखना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि मफ़हूम लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस वजह से कि मफ़हूम में अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं और उस गलती की वजह से आप अपने नज़्म के अशार की तशरीह भी कटवा देते हैं। उसकी वजह क्या है कि अशार की तशरीह जब आप बहुत अच्छी लिखेंगे और आप मफ़हूम गलत लिख लेंगे तो पढ़ने वाला या चेकर जो होगा, चेक करने वाले को ये महसूस होगा कि जब बच्चे ने मफ़हूम ऊपर लिख दिया है और अगर वो नज़्म के अशार की तशरीह के मफ़हूम को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाया तो फिर वो कैसे अच्छी तशरीह लिख सकता है। तो अपनी इस बात को जहन में रखना है कि नज़्म के अशार का मफ़हूम लिखना जो है वो ज़रूरी नहीं है। अगर आप लिखेंगे तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कैसा लिखना चाहिए। नंबर 1 तो मियारी होना चाहिए कि आपको पता हो कि अगर शेर जो अशार दिए गए हैं वो अगर 4 मिसरों पर मबनी है तो फिर 3 से 4 लाइनों से या 3.5 लाइनों से ज़्यादा हमें नहीं जाना चाहिए। आप लोग 5-5, 6-6 लाइनों का लिख देते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि मजमूई तशरीह करनी है तो हम मफ़हूम को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तो ये गलत है। ठीक है, आप लोगों ने कम से कम आप एक एक लाइन
मुख्तसर से लिखे मफहूम की, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5-2 लाइनों में, यानी 1.5-2 लाइन एक शेर के लिए 3-3.5 लाइनों में आप नज़्म के अशार के मफहूम को मुकम्मल करें। और अगर नहीं लिखते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मफहूम का कोई नंबर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से फिर आपकी तशरीह का सवाल के इससे अलावा फिर जो हमारा 5वां नुक्ता है वो देखिएगा कि अल्फाज मानी तहरीर नहीं करने। आपको मैंने पहले बताया है कि ख़त कशीदा अल्फाज हम मैट्रिक में करते थे, उसके नंबर भी होते थे, हमें यह भी कहा जाता था कि खत कशीदा अल्फाज के इतने नंबर हैं, आप लोग इसके अल्फाज के मानी भी लिखें। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्योंकि मैट्रिक से आए हुए होते हैं, उनकी आदत होती है और वो क्या करते हैं कि अल्फाज मानी भी लिख लेते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, क्यों इसमें हमारे जो 2 नंबर हैं वो है नज़्म का उन्वान और शायर का नाम, हमारे नंबर नहीं है खत कशीदा अल्फाज के। तो हम क्या करेंगे, हम अल्फाज और मानी भी नहीं लिखेंगे। समझ आ गया आप लोगों को। इसी तरह से 5वां नुक्ता देखिएगा जो इम्पोर्टेंट है, जिसपे स्टूडेंट्स कम ही तवज्जो करते हैं, वो है फनी मुहासिन का जिक्र जरूर करें, ठीक है। फनी मुहासिन क्या है, फनी खूबियां क्या है, कि एक शायर ने अपना शेर लिखते हुए जो फनी खूबियां, जैसे हमने इल्म बयान और शेरी इस्तिलाहात में पढ़ा था कि उसमें इल्म बयान में हमने फ़नी मुहासिन पढ़े थे कि कहाँ पे शायर ने तशबीहात का इस्तेमाल किया है, इस्तारा इस्तेमाल किया है, कौन सी सनतें हैं, सनत तज़ाद है, इसमें कौन से अल्फाज हैं जिसका खसूसी तौर पे शायर ने उस शेर में इस्तेमाल करके उस शेर को खूबसूरत बनाया है। जब आप इन चीज़ों का यानी ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं, आप खूबियाँ दर्ज कर देते हैं, तो आपकी तशरीह और ज़्यादा अच्छी हो जाती है और आपकी तशरीह तमाम तर निकात से भरपूर होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर इसके ले सकें। उम्मीद है आपको ये तमाम तर अहम निकात समझ में आ गए होंगे। अब हम ये देखते हैं कि हमारा पैटर्न क्या है, हमने क्या करना है, हमने जो है वो तशरीह कैसे करनी है, तशरीह कैसे करनी है, या हमारा ये जो तशरीह का सवाल है ये किस तरह से होना चाहिए। अब पूरा सवाल जो आपके नज़्म के अशार की तशरीह का होगा, आप बजाय इस चीज़ के कि पूरा सवाल लिखें और फिर आप शेर भी लिखें, एक तो आपका वक्त उसका ज़िया होगा, दूसरा किसी बच्चे की राइटिंग अच्छी होती है, किसी की अच्छी नहीं होती, किसी के मार्कर से लिखे गए अशार अच्छे लग रहे होते हैं, किसी के नहीं लग रहे होते, और किसी का सवाल वो पूरा लिखा हुआ, हर किसी का अंदाज चूंकि अपना होता है, वो भी बुरा लग रहा होता है। तो इसी वजह से हम एक ऐसा पैटर्न उसका इंतखाब करेंगे जो हमारे इंप्रेशन पे अच्छा भी लगे और उसके साथ साथ हमारे नंबर भी हमें अच्छे मिल जाएं, क्योंकि देखें कि चीज़ जितनी ज़्यादा खूबसूरत सजी हुई होगी वो उतनी ही अच्छी लगेगी। तो सवाल नंबर 2 में देखिएगा, अशार की तशरीह मैंने सिर्फ लिखा है क्योंकि अशार की तशरीह इस वजह से लिखा है कि आपका पूरा सवाल ना है और ये भी समझ में आ जाए कि अशार की तशरीह लिखना है। फिर आप देखिएगा उसके नीचे मैंने ऐड किया है ब्रैकेट में हिस्सा नज़्म, ठीक है। मैंने आपको बताया है सवाल नंबर 2 हमारे 2 जुज़ पर मुश्तमिल है, नज़्म के अशार की तशरीह और गज़ल के अशार की तशरीह। तो इसी वजह से हम हिस्सा नज़्म ब्रैकेट में डालकर ये वाज़े करेंगे कि हम नज़्म के अशार की तशरीह कर रहे हैं। नंबर मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे किए हैं, वरना आप उस पेज पे नंबर अपने ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक नंबर आपका है नज़्म का उन्वान और एक नंबर है शायर का नाम, आपके 2 नंबर हैं, और अशार की तशरीह के आपके नंबर हैं 8, ठीक है, जो आपने अशार की तशरीह मजमूई तौर पे करनी है। आप देखिएगा तशरीह में भी मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ स्लाइड में मैंने नंबर मेंशन किए हुए हैं, ताकि आप लोग देखें कि आप लोगों के नंबर कैसे बनते हैं। नज़्म का उन्वान 1 नंबर, शायर का नाम 1 नंबर है, उसके बाद देखिएगा तशरीह में आप लोगों के 8 नंबर हैं। फिर अब ये सवाल पैदा होता है कि आप तशरीह का आगाज कैसे करेंगे। आप तशरीह का आगाज शायर का तारुफ लिखें, अच्छे इंप्रेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अब शायर के तारुफ में भी मुख्तलिफ इकसाम के तारुफ हमें देखने में मिलते हैं जो स्टूडेंट्स लिखते हैं, इस पर भी आप खसूसी तवज्जो कीजिएगा कि इसमें आपने शायर के तारुफ में उसकी वफात, उसकी पैदाइश, उसके घरेलू हालात, ये तमाम तर चीज़ें नहीं लिखनी, क्योंकि उनका कोई ताल्लुक नहीं है हमारे अशार की तशरीह से। आप क्या करेंगे, शायर का तारुफ उसके फ़न के हवाले से देंगे कि उसने इस नज़्म को किस अंदाज से लिखा है, उसका फन क्या है शायरी का। अगर वो शायरी कर रहा है तो वो कैसी शायरी करता है, हम इस लिहाज से चंद लाइनों में 1 से 2 से 3 लाइनों में उसका तारुफ कराएंगे, क्योंकि अगर हमने पूरा पैराग्राफ भी अगर शायर के तारुफ पर लिख दिया तो वो भी हमारा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मकसद हमारा शायर का तारुफ नहीं है, मकसद है हमारा तशरीह। हम सिर्फ उस तशरीह को समझाने के लिए चंद लाइनें शायर के तारुफ की देंगे। अगर आपको नहीं आता तो फिर आप शायर का तारुफ नहीं लिखेंगे, क्योंकि शायर का तारुफ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है।
अगर शायर का तारुफ नहीं लिखेंगे तो फिर तलबा क्या करते हैं कि पहले शेर से आगाज कर देते हैं तशरीह का, उसी लफ्ज से जो शेर में दिया गया होता है, तो ये भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। आपने क्या करना है, अगर आप शायर का तारुफ नहीं देंगे तो फिर आप ज़ेर तशरीह इस अल्फाज से शुरू कर देंगे कि ज़ेर तशरीह अशार में या ज़ेर तशरीह शेर में शायर ने क्या बात की है। आप इस लफ्ज से, या तशरीह तलब का लफ्ज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस लफ्ज से अपनी तशरीह का आगाज करेंगे और आप इख्तिताम उसके तज्जिए तक, उसके एंड तक करेंगे। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि नज़्म के अशार की तशरीह कितने सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। नज़्म के अशार की तशरीह कुछ स्टूडेंट्स 5, 6, 7 सफ़ात पे भी जा रहे होते हैं, कुछ 1 या 2 पे भी कर रहे होते हैं। तो हम एक दरमियानी सूरत हाल लेंगे कि जिससे अगर हम 5, 6, 7 सफ़ात पे जाते हैं और गैर मुतल्लिका यानी कि जिसका कोई ताल्लुक नहीं है तशरीह से, वो मवाद भी शामिल कर देते हैं, तो फिर हमारी तशरीह का कोई मकसद नहीं है। हमने क्या करना है, हम एक मजमूई सूरत हाल में देखेंगे, मुतवाज़िन एक तरीका देखेंगे कि हम अशार की तशरीह 3 से 4 सफ़ात की करेंगे। अगर हम 5, 6, 7 पे जाते हैं तो गैर ज़रूरी होकर हमारे नंबर काट दिए जाते हैं। आपने 3 सफ़ात की करनी है, 4 की करनी है। अगर आप 1 या 2 की करेंगे तो वो भी मुनासिब नहीं है, ना इससे कम करें ना इससे ज़्यादा करें। ये थी आपकी नज़्म के अशार की तशरीह का तरीक़ाकार। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ तलबा बहुत अच्छे अशार की तशरीह करके भी दे रहे हैं, और जो पॉइंट्स जिन्होंने मिस किए हैं, उम्मीद है वो इस लेक्चर से बाखूबी समझ गए होंगे। अगले लेक्चर के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।